and its length as I to the power a, comma m to the power b, d to the power c, and l to the power d. I to the power a, where I is moment of inertia, m to the power b, where m is mass, small g is acceleration due to gravity, and L is length of this pendulum, L to the power d. Then find value of a, comma b, comma c and d. मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पता है? आई का डायमेंशन क्या होता है? इससे कोई आइडिया? आई का डायमेंशन क्या होता है? I is equal to L by W. L by Omega. Sorry, W. अच्छा, दूसरी तरह देखो, आई जो होता है ना, मास इंटू आर स्क्वायर होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मास इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, और ये आर चेंज हो सकता है, आर इसको हम यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं या रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं। तो अगर यहाँ से आई का फॉर्मूला देखोगे, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो इट विल कम एज मास की जगह कैपिटल एम, लेंथ की जगह एल स्क्वायर और टी जीरो। आई का डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टू टी जीरो होगा। ठीक है ना? तो सेम जो हमने पिछले सवाल में कंसेप्ट यूज करा था, वही कंसेप्ट यहाँ भी यूज करना है, ए बी सी डी फाइंड करने के लिए। हो जाएगा? कोई ऐसा स्टूडेंट है जो आज पहला क्लास अटेंड कर रहा? कोई ऐसा नहीं है ना? सबने एक दो क्लासेस अटेंड करके रखा हुआ। किसी ने कुछ बोला लेकिन मुझे सुनाई नहीं दिया। नेटवर्क शायद ठीक नहीं। बोर्ड पूरा दिख रहा है ना? ट्राई करो, देखो कितना आ रहा है। चलो मैं थोड़ा सा इसमें हेल्प करता हूँ। लास्ट प्रॉब्लम अगर समझ में आया होगा तो ये भी कर सकते हो इजीली। ठीक है, इसको प्रोसीड कैसे करेंगे इतना तो आना चाहिए। ये जो भी सवाल है इसको कैसे प्रोसीड करना है ये समझ में आना चाहिए। ठीक है ना? ये क्या बोल रहा है? बोलो। यहाँ जो टाइम पीरियड है उसका डायमेंशन टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अभी क्या बताया, मतलब डिपेंड कर रहा है किस पे? डिपेंड कर रहा है आई पे और एम पे और जी पे और एल पे और एल पे। ठीक है, अब हमारा काम क्या होता है? दोनों तरफ डायमेंशन सेम होना चाहिए। जो डायमेंशन इधर है वही डायमेंशन इधर भी होना चाहिए। तो इधर का डायमेंशन कितना? m0 l0 l0 t0 t1 ये बराबर कितना होना चाहिए? ये बराबर होना चाहिए m, जो भी हमारा वैल्यू है वो पुट कर देंगे, l2 t0 पावर a है यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली मास के लिए क्या पुट करोगे? मास m l0 t0 पावर कितना है? b है। b।
एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, एक्सेलेरेशन का डायमेंशन यूज करेंगे, एक्सेलेरेशन ड्यू L टू t to the ग्रेविटी power -2 -2 m0 t -2 पावर कितना आएगा c, c एंड लास्ट वन इज लेंथ, लास्ट वन लेंथ है, L उसके लिए L m0 l t0 पावर d, ठीक है ना। d अब इसको यूज करके आप क्या कर सकते हो, इसको यूज करके आप इक्वेशंस बना सकते हो, ठीक है ना। आप इसको यूज करोगे तो यहाँ से क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा। अब समझो, जब आप यहाँ इक्वेशन बनाओगे ना तो एक दिक्कत आएगी, समझना क्या हो रहा है। जब यहाँ पे आप इक्वेशन फॉर्म करोगे, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 देखोगे आप, अब ये जो 3 इक्वेशन है ना, इस 3 इक्वेशन में अननोन हो जाएंगे 4। ये जो 3 इक्वेशन लिखोगे आप यहाँ से, ठीक है ना, क्योंकि m के लिए कैलकुलेट करोगे, इधर m कितना है, 0 है, इधर m का पावर a, m का पावर b, और इधर m का पावर ना, बोलो बोलो बोलो। सर पहला इक्वेशन आया a माइनस सी प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड चलो मैं 2a लेकर प्लस pc प्लस d इज इक्वल टू 0। एक आराम से बोलो, पहला इक्वेशन a माइनस सी प्लस b इज इक्वल टू 0। ये b चला गया, नहीं a माइनस सी किसके लिए a बता, माइनस सी इज इक्वल टू 0। चलो मैं a नहीं माइनस सी सर इक्वल्स टू 0। a अच्छा रुको, मैं plus कर रहा b हूँ, मैं is कर रहा हूँ, equal to रुको रुको 0. रुको 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 रुको, मैं कर रहा हूँ। देखो m के लिए पहले करेंगे, m यहाँ पे 0 किसके बराबर होना चाहिए, यहाँ से a plus यहाँ b से b आया, यहाँ से कुछ नहीं आएगा, यहाँ से कुछ नहीं आएगा, ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब लेंथ के लिए चलते हैं, लेंथ के लिए यहाँ 0 है, कितने के बराबर होना चाहिए, 2a 2a, plus c plus d यहाँ कुछ नहीं है, हाँ यहाँ कितना है, c c है, और यहाँ कितना है, d D. है, ये दूसरा इक्वेशन। अब चलते हैं टाइम के पास, टाइम इधर कितना है, 1 है, Third. दिस विल बी इक्वल टू 1 7 minus 2c माइनस 2c, और कुछ, अब कुछ नहीं सर, यहाँ, हाँ खत्म है, ये 3 इक्वेशन हो गए हमारे। सी अब तो हम इन 3 इजीली निकाल इक्वेशन सकते हैं, में बट देखोगे, हाँ सी कैलकुलेट कर सकते हो, सी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन ए बी और डी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, नहीं हाँ नहीं कर पाओगे। अब देखो वो दिक्कत क्यों हो रहा है इसमें, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन कितने हैं, 3, अननोन 3 कितने हैं, हाँ, 4 अननोन, 4 ठीक है ना। तो कभी भी 4 अननोन 3 इक्वेशन से नहीं आ सकता है। अगर 4 अननोन निकालना है तो हमें कम से कम 4 इक्वेशन चाहिए, 4 से कम इक्वेशन होगा तो उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। आ रही बात समझ में। अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन क्या है ना, समझना, ध्यान से सुन लो। रिस्ट्रिक्शन क्या है कि अगर आपके पास एक ऐसा रिलेशन मिल गया जिसमें एक गिवन फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है, समझना क्या बोल रहा हूँ, एक गिवन फिजिकल क्वांटिटीज 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज पे अगर डिपेंड कर रहा है, तो आप उसके बीच का रिलेशन नहीं बता सकते हो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। मतलब जैसे ही डायमेंशनल एनालिसिस में n ग्रेटर देन 3 हो गया, पिछले वाले सवाल में आप देख सकते हो कि वहां पे 3 ही फिजिकल क्वांटिटीज थी जिसपे टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा था, कौन कौन सा, एनर्जी, डेंसिटी और प्रेशर। आ रही बात समझ में। तो 3 पे डिपेंड कर रहा था, आपने इजिली ए बी सी कैलकुलेट करा था और आपने बता दिया था टी को आप कैसे लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, एनर्जी एंड डेंसिटी फॉर्म। लेकिन यहाँ क्या दिक्कत है, यहाँ ये जो टाइम है ना, ये जो टाइम पीरियड है कितने पे डिपेंड कर रहा है, 1 2 3 4 फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है। अब दिक्कत क्या है, जब आपने इक्वेशन सॉल्व करा, आपने टेक्निक यूज करा, यही टेक्निक है, लेकिन अब इसको यूज करके इक्वेशन बनाया, इक्वेशन हमारे पास कितना मिला, 3 ही मिला, अननोन कितने हैं, 4 है। इसका मतलब इस क्वेश्चन को आप विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस सॉल्व नहीं कर सकते हो। यहाँ से आपको आंसर नहीं मिलेगा, ना तो ए मिलेगा, ना तो बी मिलेगा, ना तो सी मिलेगा, सी तो मिल जाएगा, ए डी नहीं मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा, एक आप बता सकते हो। और ये एक क्या है, ये लिमिटेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का। किसका लिमिटेशन है, ये डायमेंशनल एनालिसिस से जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो और एक गिवन फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है, तो आप उसका रिलेशन यहाँ से नहीं बता सकते हो। सिंपल, आ रही बात समझ में। हाँ सर, तो यानी ये जो प्रॉब्लम है इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। अगर इस टाइप का कुछ आ गया तो उसमें एक पक्का ऑप्शन होगा डेटा इनसफिशिएंट, ठीक है ना। अगर इस टाइप का कोई प्रॉब्लम आ गया जिसमें टाइम पीरियड या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है, तो आप उसको डायमेंशनल एनालिसिस से सॉल्व नहीं कर सकते हो या ए बी सी डी का वैल्यू नहीं पता कर सकते हो। तो नोट में लिख लो, ये जो सवाल था इसके लिए एक इम्पोर्टेंट नोट है, लिखना।
permutations of नेटवर्क बेकार है, कुछ कहने की कोशिश कर रहा है लेकिन मेरे तक आ नहीं रहा। लिखना, डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट बी यूज्ड, या ऐसे लिख सकते हो, इट कैन नॉट बी यूज्ड, it cannot be used to find, it cannot be used to find relationship, it cannot be find to use relationship between physical quantities, between physical quantities if a given physical quantity, if a given physical quantity depends on more than three physical quantities, depends on more than three physical quantities, ठीक है। ये याद रखेंगे कि जैसे ही आपको चार इक्वेशन दिख गया, मतलब सॉरी चार फिजिकल क्वांटिटी दिख गया, तो वहां से चार अननोन आएगा जो कि आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। नोट लिखेंगे लेकिन उससे एक और नोट लिखेंगे लेकिन उससे पहले समझेंगे, लिखना नहीं है बस समझना। एक मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, एस इक्वल्स टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर और एस इक्वल्स टू यू टी प्लस 2at स्क्वायर, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम डायमेंशनल एनालिसिस से फॉर्मूला की करेक्टनेस चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, क्या करते हैं हम चेक कर सकते हैं। लेकिन अब देखना, ये जो दोनों फॉर्मूला है, ये जो दोनों फॉर्मूला 1 एंड 2, इसमें कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट वाला करेक्ट है, ठीक है। सेकंड वाला क्या है? सेकंड वाला जो फॉर्मूला है ये डायमेंशनली करेक्ट है। ये फॉर्मूला जो क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन ओवरऑल फॉर्मूला गलत है, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि एस इक्वल्स टू क्या होता है, when acceleration is constant s equals to ut plus half at square, ठीक है। हाफ एटी अब स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम है, ये डायमेंशन क्या है, सेम है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फॉलो कर रहा है। लेकिन दिक्कत क्या हो रहा है, इसके कोफिशिएंट से, इसका कोफिशिएंट बेसिकली होता क्या है, हाफ होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो अगर कोई डायमेंशन एनालिसिस से फॉर्मूला चेक करने की कोशिश करोगे तो जरूरी नहीं कि वो हमेशा करेक्ट होगा, क्योंकि डायमेंशन एनालिसिस कांस्टेंट के बारे में कुछ नहीं बताता। ये जो हाफ है ये क्या है, कांस्टेंट है, ये जो 2 है ये क्या है, कांस्टेंट है, नंबर है। तो कभी भी डायमेंशनल एनालिसिस जब आप यूज करोगे ना, तो कहाँ मिस्टेक हो सकता है, इस कांस्टेंट के साथ मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि डायमेंशन एनालिसिस यूज करके आप इस कांस्टेंट को पता नहीं कर सकते। कांस्टेंट को पता करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट कर करके पता करते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके आप क्या कर सकते हो, बस डायमेंशनली ये फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं ये बस चेक कर सकते हो। मतलब अगर आपको ऑप्शन दिया हुआ है 4, तो मे भी ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि अगर आप जिसको टिक कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन वो गलत भी हो सकता है, क्योंकि डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला जरूरी नहीं है कि वो ओवरऑल करेक्ट ही होगा। आ रही बात समझ में? जैसे मैंने एक फॉर्मूला लिखा था लास्ट क्लास में, अगर आपको याद होगा तो मैंने लिखा था F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, ऐसा लिखा था। अगर इसी फॉर्मूला कोई ऐसे लिख दे mv स्क्वायर बाई 2r, तो अभी भी ये दोनों जो फॉर्मूला है ये डायमेंशनली करेक्ट है। अगर आप डायमेंशन से चेक कर रहे हो तो ये भी करेक्ट है, डायमेंशन से चेक करोगे तो ये भी करेक्ट है। लेकिन अगर आप इसको ओवरऑल चेक करोगे कि ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला में कौन करेक्ट है, ये वाला फॉर्मूला क्या होगा, करेक्ट होगा। तो एक तरीके से ये भी एक ड्रॉबैक है डायमेंशनल एनालिसिस का, कि ये किसी भी फॉर्मूला का जरूरी नहीं है कि ओवरऑल करेक्टनेस बताए। इसका काम क्या है, ये बस डायमेंशनल करेक्टनेस बता सकता है। ओवरऑल करेक्ट बताने के लिए उस फॉर्मूला के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट वी फाइंड
जो कांस्टेंट आ रहा है फॉर्मूला में, जो भी कांस्टेंट आएगा उसको एक्सपेरिमेंट से पता करते हैं, कभी उसके लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस यूज नहीं करते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके हम बस फॉर्मूला का डायमेंशनल करेक्टनेस बता सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, ये फॉर्मूला अगर मैं इसको 3 पाई मीटा वी आर लिख दूं, तो अगेन आप इसको डायमेंशन से चेक करोगे, ये क्या होगा, सही होगा। डायमेंशन से आप चेक करने जाओगे तो आपने स्टोक्स लॉ फॉर्मूला याद है किसी को? जैसे स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, 6 पाई ईटा वी आर, यही होता है। अब यहाँ पे देखोगे ना, तो इन दोनों फॉर्मूला में अगर आप कंपेयर करोगे तो दे आर डायमेंशनली करेक्ट। लेकिन ये जो कांस्टेंट है 6 पाई, अगेन ये कहाँ से आता है, ये एक्सपेरिमेंट से आता है। तो अगर कोई 3 पाई लिख दिया और आपको फॉर्मूला याद नहीं है, तो मे बी आप गलती कर सकते हो डायमेंशनल एनालिसिस से। क्लियर है? तो ये इसका दूसरा ड्रॉबैक है। ये क्या कर सकता है, ये बस इतना ही बताएगा कि कोई गिवन फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। वो ओवरऑल करेक्ट है या ओवरऑल इनकरेक्ट है, ये नहीं बता सकता। क्लियर है? तो नोट में ही पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, उसी में पॉइंट नंबर 2 लिखिए, with the help of dimensional analysis, with the help of dimensional analysis, with the help of dimensional analysis, we can find dimensional correctness, we can find dimensional correctness, we can find dimensional correctness for a formula, we can find dimensional correctness for a formula, but we cannot say anything, but we cannot say anything about overall correctness, but we cannot say anything about overall correctness, we cannot say anything about overall correctness। अब एग्जांपल में ये लिख सकते हो, s equals to ut plus हाफ at स्क्वायर, ये क्या है, ओवरऑल करेक्ट है। बट अगर ये फॉर्मूला लिखोगे s equals to ut plus at स्क्वायर, दिस इज ओनली डायमेंशनल करेक्टनेस, only dimensionally correct। तो अगर किसी भी फॉर्मूला में अगर आपको क्या दिख गया, किसी भी फॉर्मूला में कांस्टेंट दिख गया, तो उसको हम डायमेंशनल एनालिसिस से चेक नहीं करेंगे। अगर कोई कांस्टेंट उस फॉर्मूला में आ रहा है तो इसका मतलब मे बी डायमेंशनल एनालिसिस उसको गलत कर सकता है। इसलिए अगर किसी गिवन फॉर्मूला में कांस्टेंट है तो हम डायमेंशन एनालिसिस नहीं यूज करेंगे। हो गया? हाँ सर। चलिए, तो फिर डायमेंशन एनालिसिस यहीं पे खत्म होता है। जो भी डायमेंशन से रिलेटेड बातें थी वो हमने कर लिया, जो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते थे वो मैंने करवा दिया। अगेन आप क्या करोगे, खुद से प्रॉब्लम करोगे, उसमें जो डाउट होगा वो मेरे से पूछ लो। चलो नेक्स्ट विल गो ऑन मेजरमेंट पार्ट। मेजरमेंट में क्या होता है समझिएगा। अगर आपको एक रॉड दिया हुआ है, समझना, लिखना नहीं है कुछ, पहले समझना है। एक रॉड दिया हुआ है, कोई आपको बोल रहा है कि इसका लेंथ बताओ, ये जो रॉड है इसका क्या करो, लेंथ बताओ। ठीक है, तो अगर आप इसका लेंथ मेजर करोगे, लेंथ मेजर कैसे करते हैं, एक स्केल लेंगे, स्केल यहाँ पुट करके इसका लेंथ मेजर करेंगे। अब समझो क्या होता है कि अगर आप रीडिंग ले रहे हो तो रीडिंग जनरली हम लैब में कितनी बार लेते हैं। अगर आप लैब करते हो, कोई भी लैब एक्सपेरिमेंट कर, आवाज किसी की तरफ से आ रहा है वो म्यूट कर लो।
किसी की तरफ से डिस्टरबेंस हो रहा है, थोड़ा सा म्यूट कर लो। अब समझना, इसका अगर लेंथ मेजर करना है तो आप क्या करोगे, हम इसका लेंथ एक बार में मेजर करके आंसर डायरेक्ट नहीं बता देते, हम क्या करते हैं 4-5 बार रीडिंग लेते हैं, फिर बताते हैं कि मे बी इसका लेंथ इतना हो सकता है। अब मान लो एक स्टूडेंट को दिया गया कि बताओ इसका लेंथ, तो वो क्या करेगा, वैल्यू मेजर करेगा। एक बार मेजर किया उसको मिला 10.2, ठीक है। दूसरी बार मेजर किया उसको मिला 9.9, तीसरी बार मेजर किया उसको मिला 10.1 एंड सिमिलरली 9.8 या फिर 10.3, ऐसा कुछ डेटा मिला उसको। आ रही बात समझ में? तो इसका लेंथ क्या बताएगा, अगर ये मिला उसको तो वो लेंथ कितना बताएगा। 5 बार उसने मेजर किया, 5 बार उसने क्या करा, अलग अलग वैल्यू रीड किया। तो अगर अलग अलग वैल्यू रीड कर रहा है तो इस 5 में से वो कौन सा वैल्यू बताएगा कि लेंथ रॉड का कितना है, बोलो। सर उसका मीन Average निकल value. रहा। इसका एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू बताएगा, मतलब जो लेंथ होगा वो कैसे निकलेगा, एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू से मिलेगा। दोनों का मतलब सेम ही है, एवरेज और एवरेज बोलो या मीन बोलो, दोनों का मतलब सेम है। तो इसका एवरेज बताएगा और एवरेज जो होगा इसका लेंथ लेगा। लेकिन क्या वो जो वैल्यू आएगा वो करेक्ट है, क्या वो जो वैल्यू आएगा वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये कैसे पता करेंगे। नहीं सर, फुल्ली करेक्ट नहीं है। करेक्ट नहीं है। अब देखो, अब ये जो कंक्लूजन है ना, यहाँ से क्या आता है कि अगर आप कोई भी मेजरमेंट करते हो, आप कोई भी मेजरमेंट करोगे, अब जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो उसके थ्रू अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी आप मेजर कर रहे हो, तो दैट फिजिकल क्वांटिटी इज नेवर फुल्ली करेक्ट। उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे वैल्यू बढ़ या घट जाती है। और वो जो ऊपर नीचे का डिस्टर्बेंस होता है ना, जो वैल्यू ऊपर बढ़ी या नीचे बढ़ी, उसको हम बोलते हैं एरर। आधी बात समझ में, क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलना है, एरर बोलेंगे। जैसे एक फेमस एक्सपेरिमेंट है जो 11th-12th के बच्चे करते हैं, जिसमें हमें पता करना होता है टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, या फिर हमें पता करना होता है वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमें जी का वैल्यू पता करना होता है विद द हेल्प ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है ना। अब जी का आप एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जानते हो, जी का जो थ्योरेटिकल वैल्यू है, जी का थ्योरेटिकल वैल्यू होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जी का थ्योरेटिकल वैल्यू है। अब हमें इसको एक्सपेरिमेंट से जस्टिफाई करना होता है कि क्या एक्सपेरिमेंट से भी ये वैल्यू इतना आ रहा है, और वो जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं वो किसके हेल्प से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सिंपल पेंडुलम से करते हैं, ठीक है। अब समझना, सिंपल पेंडुलम की आप हेल्प से करोगे ना तो कुछ कुछ चीजें आपको मेजर करनी होती है, जैसे वहां पे लेंथ मेजर करना होता है कि जो भी आप यूज कर रहे हो सिंपल पेंडुलम, उसका लेंथ कितना है। साथ ही साथ आपको स्टॉप वॉच से टाइम मेजर करना पड़ता है कि जो टाइम है या टाइम पीरियड है वो कितना है। ये दो चीजें आपको मेजर करना पड़ेगा। अब जैसे आप डिवाइस यूज करोगे तो ये जो लेंथ और टाइम है, क्या इसको आप एक्यूरेटली मेजर कर पाओगे, नहीं। ये जो लेंथ है और ये जो टाइम है आप इसको एक्यूरेटली मेजर कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, नहीं क्योंकि नहीं। जब भी हम मेजरमेंट करते हैं उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, एरर होता है। जैसे लेंथ हमने बताया, लेंथ हमने मेजर करा एक ही रॉड, यही रॉड का अगर लेंथ हमने मेजर करा, ये एक स्टूडेंट मेजर कर रहा है तो ऐसा डेटा लिख रहा है। अगर 100 स्टूडेंट मेजर करें तो क्या होगा, बहुत ही अलग अलग डेटा देखने को मिलेगा। वैसे ही अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो लेंथ अलग आ सकता है। टाइम जो है, आप 5 रीडिंग लोगे, 5 में मे बी 2 बराबर हो सकते हैं, बाकी जो होंगे वो अलग अलग होंगे। तो इन दोनों में एरर दिख रहा है। अब इन दोनों का एरर किस में दिखेगा, जी में भी दिखेगा, क्योंकि जी इन दोनों पे डिपेंड हो रहा है। तो जी इन दोनों पे डिपेंड होगा तो उस इसमें भी एरर आएगा, क्योंकि लेंथ और टाइम में एरर है। आ रही बात समझ में? मतलब यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से जो मेन बात है वो क्या है कि जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करोगे तो उसमें क्या होता है, जो वैल्यू होता है वो वैल्यू हमेशा हमेशा सेम नहीं आता, अलग अलग आता है। अगर अलग अलग स्टूडेंट मेजर कर रहे हैं तो मे बी बहुत सारी वैल्यूज आपको दिखने को मिल जाएगी जैसे किसी ने कैलकुलेट करा 9.8, किसी ने कैलकुलेट करा 9.9, किसी ने कैलकुलेट करा 10, या किसी ने 9.7, 9.6, ऐसी वैल्यूज आपको दिखने को मिलेगी। क्योंकि जो जितना एरर करेगा लेंथ और टाइम मेजर करने में, उसको उतना एरर वाला वैल्यू मिलेगा कहाँ, जी में। तो मेजरमेंट का एक इंटीग्रल पार्ट है जिसको हम एरर बोलते हैं। जब भी आप वैल्यू मेजर करोगे आपको क्या दिखेगा, उसमें कुछ ना कुछ इधर उधर डेटा दिखेगा, और उस डेटा का जो डेटा में इधर उधर हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं, ठीक है ना। ये रफ लैंग्वेज ऐसे, इसको मतलब याद नहीं रख लेंगे। तो एरर क्या है, इंटीग्रल पार्ट है किसी भी एक्सपेरिमेंट का। तो अगर एरर आ रहा है तो उसको पढ़ना जरूरी है। आ रही बात समझ में?
तो हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज एरर। लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो एरर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब एरर से रिलेटेड जब चीजें पढ़ते हैं तो उसमें दो और टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो सबसे पहले लिखेंगे एक्यूरेसी। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन समझते हैं क्या होता है? म्यूट कर लीजिएगा जिसकी तरफ से साउंड आ रहा है। तो पहले एक्यूरेसी के लिए समझते हैं। एक्यूरेसी के लिए समझते हैं कि एक्यूरेसी का क्या मतलब है। समझो, हमें क्या दिया हुआ है कि एक रॉड दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर का। इसका वैल्यू आपको पता है, लिखा हुआ है इस पे कि ये 15 सेंटीमीटर का रॉड है। ठीक है, अब हमने क्या करा, बोला कि एक स्टूडेंट को दे दिया, बोला इसको मेजर करो। तो जब वो मेजर कर रहा था ना, समझिएगा, जब मेजर कर रहा था तो उसने पहला डेटा लाया 14.9, दूसरा डेटा लाया 14.5, तीसरा डेटा लाया 14.7, चौथा 15.1 या फिर पांचवा 15.2। ये 5 डेटा उसमें लाया। ठीक है, अब समझिएगा एक्यूरेसी का क्या मतलब है। ये जो 5 डेटा है, ये जो 5 डेटा है, कौन सा डेटा क्लोज है 15 सेंटीमीटर पर? ये जो 5 डेटा हमने 14.9 लिखा हुआ 14.9 और और बस 15.1। 15.1 15.1, राइट। यहाँ दो डेटा ऐसा है ना, ये जो दो डेटा है ये इसके आसपास है। 15 सेंटीमीटर क्या है, आसपास है। अब ये जो दोनों डेटा है ना, इसको हम बोलते हैं एक्यूरेट डेटा। है ना, ये करेक्ट नहीं है, 100% सही नहीं है, लेकिन ये क्या है, एक्यूरेट है। तो एक्यूरेसी का मतलब क्या है? अगर कोई बोल रहा है कि ये डेटा एक्यूरेट है, तो एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि आप अगर आप कोई वैल्यू, कोई भी चीज मेजर कर रहे हो, तो वहां से जो मेजरमेंट से आप जो रीडिंग ले रहे हो ना, वो रीडिंग ट्रू वैल्यू पे कितना क्लोज है। एक्चुअली एक्यूरेसी क्या मेजर करता है? एक्यूरेसी मेजर करता है, सुनना ध्यान से, एक्यूरेसी मेजर करता है क्लोजनेस ऑफ ए मेजर्ड वैल्यू टू इट्स ट्रू वैल्यू। एक्यूरेसी क्या मेजर करेगा कि ये जो वैल्यू 15 सेंटीमीटर है, इसके क्लोज कौन कौन सा मेजर्ड डेटा है, ये ट्रू वैल्यू है, क्योंकि ये रिटेन है। ये जो भी रॉड है उस पे रिटेन है 15 सेंटीमीटर, मतलब इसका लेंथ 15 सेंटीमीटर है। लेकिन जब आपने मेजर करा तो ये 14.9, ऐसा बहुत सारा डेटा आपको मिला। तो इन पांचों डेटा में कौन सा इसके क्लोज है? 14.9 और 15.1 इसके क्लोज है। तो इन दोनों डेटा को हम बोलते हैं कि ये दोनों एक्यूरेट है। आ रही बात समझ में? ठीक है ना। तो एक्यूरेसी क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक्यूरेसी रिप्रेजेंट करता है क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो लिखिएगा, एक्यूरेसी में लिखेंगे एक्यूरेसी रिप्रेजेंट, एक्यूरेसी रिप्रेजेंट, एक्यूरेसी रिप्रेजेंट क्लोजनेस ऑफ ए मेजर्ड वैल्यू। एक्यूरेसी रिप्रेजेंट क्लोजनेस, लिखते टाइम म्यूट करके रखेंगे। एक्यूरेसी रिप्रेजेंट या इट रिप्रेजेंट क्लोजनेस ऑफ ए मेजर्ड वैल्यू, closeness of a measured value to its true value, closeness of a measured value to its true value, to its value। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल लिख लेंगे, ये आपका एग्जाम्पल है। ये जस्ट ये डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे और ये रीडिंग है, लिख लेंगे ऐसे। सर इसका मतलब वो दो वैल्यू एक्यूरेट है। ये दोनों वैल्यू एक्यूरेट है, ठीक है ना। इसके अगर इस यहाँ से कंपेयर करूंगे, जो रीडिंग है उसके कोरस्पॉन्डिंग बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि किसी ने मेजर कर लिया, कोई बच्चा या मेजर करके बता दिया सर इसका तो मैंने मेजर करा 15.02 आ रहा है। अब ज्यादा एक्यूरेट कौन हो गया? ये हो गया, ठीक है ना। मैंने जो 5 यहाँ डेटा लिखा हुआ ना, इन पांचों में एक्यूरेट कौन है?
14.9 क्योंकि ये ज्यादा क्लोज है 15 सेंटीमीटर से, या फिर 15.1 क्योंकि ये ज्यादा क्लोज है किससे 15 सेंटीमीटर से। तो यहाँ पे लिख लो, ये डायग्राम ड्रॉ करके ये नीचे डेटा लिख के आप लिख लोगे कि 14.9 एंड 15.1 आर मोर एक्यूरेट। हो गया। हाँ सर। अब समझते हैं प्रीसीजन के बारे में। समझना प्रीसीजन क्या होता है। सर। हाँ बोलो। हाँ सर, अगर कोई उसको 15 सेंटीमीटर ही मेजर करे तो उसको क्या ट्रू वैल्यू बोलेंगे या फिर वो एक्यूरेट वैल्यू ही बोलेंगे? नहीं, अगर आप 15 सेंटीमीटर मेजर कर ले तो वो किसका वैल्यू है? मेजर्ड पॉइंट है, ठीक है ना। आप हाँ। मेजरमेंट करें उसका। ट्रू वैल्यू तो ऑलरेडी उस पे गिवन है। ट्रू वैल्यू का मतलब होता है थ्योरेटिकल वैल्यू, हाँ। ठीक है ना। आप जो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, अगर वो एग्जैक्ट आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि उस जस्ट बोलेंगे कि ये मोर एक्यूरेट है, ये सबसे एक्यूरेट है या मोस्ट एक्यूरेट है। तो आपने रीडिंग लाया 15 सेंटीमीटर, वो क्या है? मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि वो भी एक मेजर्ड वैल्यू है। और मेजर्ड वैल्यू जितना क्लोज होता है ट्रू वैल्यू को, बोलते हैं एक्यूरेसी ज्यादा है। अगर आपने 15 सेंटीमीटर को 15 सेंटीमीटर ही मेजर कर लिया तो इसका मतलब आपकी एक्यूरेसी कितनी है? आपकी एक्यूरेसी है 100%। आप कितना एक्यूरेट हो गया? 100% एक्यूरेट हो गया, ठीक है ना। दैट इज 15 सेंटीमीटर इज द मोस्ट एक्यूरेट डेटा यू कैन फाइंड। अरे अगर ट्रू के वैल्यू ट्रू के बराबर ही क्या हो गया? ट्रू के बराबर ही आपका क्या हो गया? मेजर्ड वैल्यू हो गया, तो इसका मतलब है वहां पे एरर कुछ नहीं है, ठीक है ना। एरर कुछ नहीं है, इसका मतलब आपने 100% एक्यूरेसी के साथ मेजर करा है उसको। क्लियर है। अब समझते हैं प्रीसीजन का क्या मतलब है। अगेन हमारे पास एक 15 सेंटीमीटर का रॉड था। ये जो रॉड है अगेन 15 सेंटीमीटर का है। देखो इसमें क्या हो रहा है, जब हम डेटा लेने गए तो हमें कुछ ऐसी वैल्यूज मिली। देखना आराम से, 15.5 सॉरी 14.5 14.5 14.3 15.1 और 15.2। अब समझना, यहाँ से अब हमें एक्यूरेसी नहीं बतानी है, हमें प्रीसीजन बताना है। समझना, यहाँ से क्या बताना है? प्रीसीजन बताना है। देखो अब ये जो डेटा देखोगे ना, ये जो डेटा देख के अगर आपसे पूछा जाए आपसे कि बताओ कौन सा नंबर जो है या कौन सा मेजरमेंट प्रीसाइज है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रीसाइज बोलते हैं, प्रिसाइज बोलते हैं रिपीटिशन को, ठीक है ना। अगर आपने मेजरमेंट करा, मेजरमेंट करने के चलते आपने देखा क्या कि कुछ वैल्यू जो है वो अपने आप को रिपीट कर रही है। कुछ वैल्यू जो आपको क्या कर रही है? उस डेटा जो आपने रीडिंग लिया है ना, उसमें कुछ वैल्यूज रिपीट कर रही है, तो उस रेपिटेशन को हम प्रीसीजन बोलते हैं। आ रही बात समझ में? जो भी वैल्यू खुद को रिपीट कर रहा है ड्यूरिंग मेजरमेंट, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है प्रीसीजन को। मतलब ये जो डेटा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे कौन सा डेटा प्रीसाइज है? अगर मैं आपसे बोलूं कि आप बताओ कि 14.5 14.5 क्या है? ये प्रिसाइज डेटा। आप समझना, प्रिसाइज डेटा को, प्रिसाइज डेटा का कुछ काम नहीं होता है ट्रू वैल्यू से। जो भी प्रिसाइज डेटा होता है ना, उसका कुछ काम नहीं होता है किससे? ट्रू वैल्यू से कुछ काम नहीं है, क्योंकि ये प्रिसाइज हम प्रिसीजन हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिपीटेशन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। आ रही बात समझ में? तो कोई भी अगर डेटा पूछा, कोई भी डेटा अगर दिया जा रहा है, अगर आपसे पूछ रहा है कि बताओ डेटा प्रिसाइज है या प्रिसाइज नहीं है, तो आप ट्रू वैल्यू के बारे में नहीं सोचोगे। आप किसके बारे में सोचोगे? आप सोचोगे जो गिवन डेटा है उसके बारे में। और उस गिवन डेटा में क्या पता करोगे? कौन सा वैल्यू ऐसा है जो खुद को रिपीट कर रहा है। तो ऊपर जो मैंने लिखा होता है 14.5 और 14.5 ये एक दूसरे को क्या कर रहा है? दो बार हमने डेटा लिया, दोनों बार क्या आ गया? 14.5 आ गया। मतलब 14.5 क्या है? ये प्रीसीजन है, ये प्रीसीजन को रिप्रेजेंट करेगा, ये प्रिसाइज डेटा है। आ रही बात समझ में? हाँ सर। क्लियर है। हाँ तो अब एक्यूरेसी क्या है, प्रीसीजन क्या है, समझ में आ गया। हाँ। एक्यूरेसी ट्रू वैल्यू से हाँ रिलेशन रखता है। एक्यूरेसी किससे रिलेशन रखता है? ट्रू वैल्यू से। प्रीसीजन किससे रिलेशन रखता है? रिपीटेशन। रिपीटिशन से, ठीक है ना। तो लिखिएगा, प्रीसीजन में लिखेंगे इट रिप्रेजेंट्स रिपीटिशन, इट रिप्रेजेंट्स रिपीटेशन
रिपीटेशन ड्यूरिंग measurement of a physical quantity. It represent repetition during measurement of a physical quantity. ठीक है सर हाँ बोलो। सर एक से ज्यादा प्रिसिजन हो सकता है? एक से ज्यादा आराम से हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता 14.2 तो ये भी प्रिसाइज, ये भी प्रिसाइज। देन तो हम बोल सकते हैं दो वैल्यू है प्रिसिजन का। हाँ, दो वैल्यू है, ठीक है ना। प्रीसीजन कितना है? दो है। जनरली होता क्या है ना, प्रीसीजन क्या होता है, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है ना उससे रिलेटेड एक तरीके का एरर है। क्योंकि अगर आपका इंस्ट्रूमेंट कहीं एक पॉइंट पे स्टक कर रहा है ना, किसी एक पॉइंट पे स्टक कर रहा है, तो होता क्या है कि हम बार बार वही रीडिंग देखने को मिलता है। ठीक है, तो बार बार जब वही रीडिंग देखने को मिलेगा तो हम बोलते हैं कि दिस डेटा इज प्रिसाइज। ठीक है, वो डेटा क्या होता है? प्रिसाइज होता है। उसको ट्रू वैल्यूज को कुछ काम नहीं करता। हमने मेजर करा, एक बार मेजर करा 15.5 रीडिंग आया, दूसरी बार मेजर करा वही आया, फिर आगे मेजर करने गए तो बार बार हमें 15.2 मिल रहा है, फिर से 15.2 मिल रहा है। तो इस गिवन डेटा के लिए ये भी प्रिसाइज है, ये भी प्रिसाइज, मतलब अलग अलग प्रिसीजन है। ये दोनों अलग अलग है। अगर आप प्रिसीजन की बात करोगे तो इसी रीडिंग के लिए ये अलग प्रिसीजन और ये अलग प्रिसीजन। क्लियर है? रेपिटेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा? रेपिटेशन रिप्रेजेंट करेगा अब जितना बार वैल्यू 5 बार किया तो 2 डेटा इधर मिला, 2 डेटा। अगर इसको 10 बार करोगे तो मे भी 3 डेटा हो सकता है रिपीट करे खुद को, या 4 डेटा खुद को रिपीट कर सकता है। जितनी बार आप रीडिंग लोगे चांसेस किसका बढ़ेगा? प्रिसीजन का चांसेस बढ़ता है। आ रही बात समझ में? अब समझते हैं कि होता क्या है कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट है। समझना, ये जो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन है ना, इनका दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं। एक्यूरेसी और प्रिसीजन एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि एक्यूरेसी किससे आता है? एक्यूरेसी आता है ट्रू वैल्यू से। प्रिसीजन किससे आता है? ये आता है रिपीटेशन से। ठीक है, अब समझना क्या बोल रहा हूँ। अगर आपको एक डेटा दिया हुआ है, एक डेटा दिया हुआ है, तो दिस डेटा मे बी एक्यूरेट। मैंने एक डेटा दिया हुआ, ये एक्यूरेट हो सकता है। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि ये प्रिसाइज भी हो। प्रिसाइज कब होगा? जब यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज अपने आप को रिपीट करेंगे। ठीक है ना। अब एक दूसरा डेटा मैंने दिया हुआ है, दिस डेटा मे बी प्रिसाइज। ये डेटा क्या हो सकता है? प्रिसाइज हो सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है इसमें बहुत सारी वैल्यूज एक अपने आप को क्या कर रही हो? रिपीट कर रही हो। एक तीसरा डेटा भी हो सकता है, दैट मे बी बोथ एक्यूरेट और प्रिसाइज। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। ठीक है ना। ये तीनों दोनों एक दूसरे से क्या है? इंडिपेंडेंट है। कुछ डेटा एक्यूरेट होता है, कुछ डेटा प्रिसाइज होता है, कुछ डेटा दोनों होता है। एक्यूरेट भी होता है, साथ साथ प्रिसाइज भी होता है। अब इसका एग्जांपल, मैं एक्यूरेट का एग्जांपल बताया, प्रिसाइज का भी एग्जांपल बताया। अब समझना, अगर एक्यूरेसी है प्रिसीजन के साथ, एक्यूरेसी है प्रिसीजन के साथ, तो मैंने क्या मेजर किया? 15 सेंटीमीटर को जब मेजर करा तो हमें मिला 15.1, 15.1, 14 या 15.1, एक बार और मिल गया। बाकी जो दो डेटा मिले वो समथिंग 14.8 या 14.7 ऐसा मिला। तो यहाँ इस डेटा के बारे में समझना, ये जो डेटा है ना, इसमें प्रिसीजन भी है, उस वैल्यू अपने आप को क्या कर रहा है? रिपीट भी कर रहा है। साथ ही साथ ये जो वैल्यू 15.1, 15.1, 15.1 है, ये किसके क्लोजर है? ये ट्रू वैल्यू के क्लोजर भी है। तो ये जो डेटा मैंने यहाँ पे लिखा, दिस इज एक्यूरेट एज वेल एज प्रिसाइज। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? आप बताओ, अब कोई कंफ्यूजन है एक्यूरेसी और प्रिसीजन को लेकर के? किसी नहीं को सर। कोई भी कंफ्यूजन एक्यूरेसी प्रिसीजन से? नहीं है ना? नो सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब थोड़ा एरर के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, तो एरर के लिए हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एरर। कितने टाइप के एरर हमारे पास होते हैं? देखेंगे पहला टाइप पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एरर।
एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? अगर आपको बोला गया सवाल में कि फाइंड एब्सोल्यूट एरर, तो आपको क्या पता करना है? ठीक है, समझना। इट इज डिफरेंस बिटवीन measured value and true value of a given physical quantity. It is difference between measured value and true value of a given physical quantity. अब देखो, जरूरी नहीं होता हर बार हमें ट्रू वैल्यू दे करके रखे, ठीक है ना। हर बार हमें ट्रू वैल्यू नहीं दे करके रखता है। तो अगर ट्रू वैल्यू नहीं दिया हुआ है तब कैसे निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर? उस केस में क्या करते हैं, नोट में ये लिखिएगा, if true value is not given, use mean value or average value in place of true value। ठीक है, अगर ट्रू वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो फिर क्या करेंगे, जो भी हमने रीडिंग वैल्यू लिया ना, को 4-5 रीडिंग, एवरेज वैल्यू को हम ट्रू वहां से क्या वैल्यू करेंगे, मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू को क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, हाँ सर। तो अगर आप इसको एक लाइन में लिखना चाहोगे तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? एब्सोल्यूट एरर कैन बी रिटन एज mod of measured value माइनस ट्रू वैल्यू। ठीक है, मॉड लगाने का क्या मतलब है? मॉड जब आप लगाओगे ना, तो यहाँ से या मेजर्ड वैल्यू बड़ा हो या फिर ट्रू वैल्यू बड़ा है, जो वैल्यू यहाँ नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव बाहर आएगा। ठीक है ना, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मेजर्ड वैल्यू माइनस क्या लिखेंगे, ए मीन वैल्यू। ये दोनों सेम चीज है, इससे परेशान नहीं होना है कि सर एक में आपने ट्रू क्यों लिखा है, एक में मीन क्यों लिखा है। दोनों सेम चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ट्रू देगा तो डायरेक्टली ट्रू यूज कर लेंगे, और अगर ट्रू नहीं दिया होगा तो हम वहां से जो 4-5 डेटा लिए हैं, उस 4-5 डेटा से हमें क्या पता करना होता है, 4-5 डेटा से हमें पता करना होता है मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू, फिर हम एब्सोल्यूट एरर पता करते हैं। ठीक है, हाँ सर। तो नेक्स्ट टाइप है एरर का, अब वही जो पहले मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं वहां से आप देख सकते हो। जो पहले मैंने कुछ रीडिंग दिया था, जैसे 14.9 रीडिंग था आपका, ठीक है, ये आपका क्या है, मेजर्ड वैल्यू है। ये जो है आपका क्या है, मेजर्ड वैल्यू है, लेकिन ट्रू जो वैल्यू था वो कितना था, 15 था। ठीक है ना, तो अगर आप यहाँ से एब्सोल्यूट एरर निकालोगे, एब्सोल्यूट एरर अगर आप निकालने की कोशिश करोगे तो कितना आएगा, एब्सोल्यूट एरर विल बी 0.1। 0.1। ये आपका क्या है, एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है ना, अगर आप 15.1 यूज करते तो भी आपका एरर कितना आता, 0.1। एरर आता 0.1। तो एक तरीके से देखिए, एक तरीके से अगर एक्यूरेसी बोला जा रहा है ना, तो एक्यूरेसी का मतलब होता है, अगर कोई बोला जाए कि डेटा बहुत ही एक्यूरेट है, उसका मतलब एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, बहुत कम होगा। अगर कोई बोला कि ये जो डेटा, ये जो गिवन डेटा है ये एक्यूरेट है, इसका मतलब आपने जो भी रीडिंग लिया है उसमें एरर क्या है, कम है। एक्यूरेसी एक तरीके से क्या रिप्रेजेंट करेगा, लेस एररलेस डेटा रिप्रेजेंट करता है। हाँ बोलो। अच्छा, आपका वीडियो नहीं आ रहा है? मेरा वीडियो किसी को नहीं आ रहा? नहीं सर, आ रहा है। आ रहा है? हाँ। कितने लोगों को नहीं आ रहा है मेरा वीडियो? आप एक बार अपना नेटवर्क रिफ्रेश कर लो, शायद नेटवर्क में गड़बड़ी हो रही है।
एक बार रिफ्रेश कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी करो। किसी किसी का नेटवर्क में गड़बड़ी होता है तो फिर ब्लर दिखता है वीडियो, या फिर मेरा आवाज कट कट के सुनाई देता। हो गया? चलो नेक्स्ट टाइप समझते हैं, दूसरा टाइप समझते हैं। फ्रैक्शनल एरर। म्यूट कर लो, किसी की तरफ से बहुत ज्यादा आवाज। फ्रैक्शनल एरर। अब देखो फ्रैक्शनल एरर क्या होता है। फ्रैक्शनल एरर का जो डेफिनेशन है वो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं इसका फॉर्मूला आपको दे रहा हूँ, आप समझ जाओगे कि फ्रैक्शनल एरर क्या होता है। फ्रैक्शनल एरर होता है एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू। अगर ट्रू वैल्यू नहीं दिया हुआ तो मीन वैल्यू। फ्रैक्शनल एरर का डेफिनेशन क्या दे सकते हो? इट इज रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू। अगर ट्रू वैल्यू नहीं दिया है तो मीन वैल्यू। ठीक है। तो एक तरीके से अगर आप इसको लिखना चाहो तो दिस कैन बी रिटन एज मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। अब मैं वो दोबारा मीन वाला टर्म नहीं लिखूंगा, आप इसी से समझ जाओगे। ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। ठीक है, हाँ सर। ये आपका फ्रैक्शनल एरर हो गया। फ्रैक्शनल एरर कुछ अलग एरर नहीं है, बस हमने क्या करा, जो पहले डेफिनेशन था ना एब्सोल्यूट एरर को, उसको क्या करा, कंपैरिजन ट्रू करा वैल्यू, कि कितना, ट्रू वैल्यू हाँ से कंपैरिजन डिवाइड करा। कर दिया। ट्रू, हाँ इसका मतलब क्या है, इसको हम ट्रू वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं कि ट्रू वैल्यू के रेस्पेक्ट में कितना एरर आ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि जनरली हम जो एरर होता है ना वो परसेंटेज या फ्रैक्शन में बताते हैं। कभी कभी बोलता है किसी भी, जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो ना, तो उस एक्सपेरिमेंट में लिख देता है कि 5% से ज्यादा का एरर अलाउड नहीं है। अगर 5% से ज्यादा का एरर आ रहा है, इसका मतलब आपका एक्सपेरिमेंट गलत है। ठीक है ना। अभी इस लेवल पे आपको नहीं समझ में आ रहा है कि जैसे हायर लेवल पे जाओगे, एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में, तो उसमें सीधे लिख देता है कि 5% से अगर ज्यादा एरर आपका आ गया तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। और अगर ऐसे जनरल लैब हो रहा है तो कोशिश करते हैं कि हम जो एरर हो वो 5% से कम रखें। तो परसेंट का क्या मतलब होता है? परसेंट का मतलब होता है कि जो भी आपका एरर आ रहा है वो ट्रू वैल्यू के रेस्पेक्ट में कितना ज्यादा है या कितना कम। आ रही बात समझ में? तो उससे पहले हमने क्या बताया, फ्रैक्शनल एरर है। इसी में आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये किसमें चेंज हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा परसेंटेज एरर में। तो फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर अप्रोक्सीमेटली सेम चीज है, बस इसमें करते क्या, फ्रैक्शनल एरर जो आएगा ये फ्रैक्शन में आएगा, जैसे 2/5 या 3/10 इस तरीके कुछ आएगा। नाम ही है फ्रैक्शनल एरर, तो फ्रैक्शन में आएगा। या आप पॉइंट में देख सकते हो कि 0.2 या 0.3 ऐसा कुछ एरर आ रहा है, लेकिन इसको हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही एरर किसमें चेंज होता है? परसेंटेज एरर में चेंज हो जाता है। आ रही बात समझ में? तो नेक्स्ट आपका जो है थर्ड टाइप है, वो क्या है, दैट इज परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर परसेंटेज एरर में कुछ ज्यादा चेंज नहीं होगा, बस इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो एरर है ये किस में चेंज हो जाएगा? दिस विल चेंज इनटू परसेंटेज एरर। ठीक है। सर 1 मिनट, पिछला वाला जो है वही कॉपी कर लेना। पिछला वाला जो आपने लिखा है उसी में 100 से मल्टीप्लाई कर देना, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर। ठीक है ठीक है। अब समझिएगा, कोई डेटा दिया हुआ है तो उसमें से हम कैसे पता करेंगे क्या एरर है और क्या ट्रू वैल्यू है। ठीक है ना। अब एक डेटा दिया हुआ है, जैसे एक एग्जांपल है कि हमने मेजरमेंट करा और मेजरमेंट से हमें ये वैल्यू मिला। मेजर्ड डेटा आपको दिया हुआ है। मेजर्ड डेटा कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, L इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है। L की वैल्यू दी हुई है 10 प्लस माइनस 5 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब समझते हैं क्या होता है। देखिएगा, यहाँ जो ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वैल्यू रिप्रेजेंट करता है ट्रू वैल्यू।
और एवरेज वैल्यू, सॉरी, ट्रू वैल्यू और एवरेज वैल्यू, ठीक है। और ये जो डेटा है 0.5 क्या मेजर कर रहा है आपका? एब्सोल्यूट एरर। ये मेजर करता है एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। ये +-5 लिखने का क्या मतलब है समझिएगा। जब हम रीडिंग लेते हैं तो मैंने बोला क्या कि हमने क्या लिया, 5 रीडिंग लिया। हमने रीडिंग लेते टाइम कितना लेते हैं, रिपीट करते हैं रीडिंग को, ठीक है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, कभी कभी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें 10 कॉलम 10 रो दिया रहता है, बोलता है 10 बार, मतलब आपको क्या करना है, सेम काम करना है, रिपीट करना है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम जब बच्चे लैब कर रहे होते हैं तो इसको स्किप करते हैं, 2-3 बार करेंगे, बाकी डेटा कॉपी कर देंगे, क्योंकि उस टाइम पे उनको पता नहीं होता कि हमें क्यों 10 बार करना होता है। बस एक्सपेरिमेंट करना कर रहे हैं तो 2 बार करो या 10 बार करो, उनको लगता है सेम चीज आएगा, लेकिन उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, इसलिए 5 बार करे 6 बार करे। तो मान लो हमने 5 बार डेटा लिया, ठीक है। अब उस पांचों को हम अलग अलग ऐसे 5 बार लिखते नहीं है, जो हमारा रिजल्ट आता है हम सीधे कैसे लिख रहे हैं, इस तरीके से लिख रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है ना कि जो भी हमने रीडिंग लिया है प्लस माइनस एल में भी, जो एल की मिनिमम वैल्यू है दैट में भी 9.5, जो हमारा 5 रीडिंग है उसमें एल की मिनिमम वैल्यू 9.5 हो सकती है, या एल की मैक्सिमम वैल्यू 10.5 हो सकती है। सारी बात समझ में, मतलब जो 5 रीडिंग लिया है ना, उस 5 रीडिंग क्या होगा, इसी के बीच में है। ऐसा रिप्रेजेंट करने का मतलब है, जो भी हमने बहुत सारी रीडिंग ली है, ये समझना, ये कभी भी एक रीडिंग को रिप्रेजेंट नहीं करता है। अगर किसी सवाल में आपको लिखा हुआ लेंथ ऑफ ए रॉड इज गिवन बाय 10 ± 0.5 सेंटीमीटर, तो ये कभी भी एक रीडिंग को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कलेक्शन ऑफ रीडिंग को, ठीक है ना। और ये कलेक्शन ऑफ रीडिंग है, इसमें ये बताता है ये ट्रू वैल्यू है, एंड दिस इज द पॉसिबल एरर जो आप रीडिंग के चलते आपको मिला, ठीक है ना। और प्लस माइनस क्यों, क्योंकि जरूरी नहीं है कि रीडिंग हमेशा ऊपर ही आएगा, मे बी नेगेटिव भी आ सकता है। जैसे मैंने वैल्यू बताया कि 15 सेंटीमीटर से कभी कभी 14.9 आ रहा था, 14.8 आ रहा था, 15.1 आ रहा था, 15.3 आ रहा था। तो अब आप प्लस वाला लिख रहे हो तो प्लस वाले लिखने का मतलब है कि हमेशा जो आपको डेटा मिला है वो 15.5, 15.3, 15.2 मिला है, जरूरी नहीं है, वो नीचे की तरफ भी जा सकता है। इसलिए यहाँ क्या आएगा, प्लस माइनस दोनों आएगा। क्लियर। तो अगर कहीं प्लस माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब जो रीडिंग का वेरिएशन है वो किसके किसके बीच में है, 9.5। ये लोअर लिमिट है, ये क्या है, अपर लिमिट है 10.5। क्लियर। तो प्लस माइनस से कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए कि सर ये +-5 क्यों लिखा हुआ है। +-5 दरअसल है क्या, ये रिप्रेजेंट करता है कि नेगेटिव एरर भी हो सकता है और पॉजिटिव एरर भी हो सकता है। अगर +5 लिखा हुआ है यानी पॉजिटिव एरर, -5 लिखा हुआ है का मतलब नेगेटिव एरर। कभी कभी बच्चे पूछ देते हैं सर ये +-5 क्यों यूज कर रहे हैं, तो समझना ये एक डेटा का वैल्यू नहीं है, ये कितने डेटा का वैल्यू है, बहुत सारे डेटा का, 10, 5, 25 ऐसे डेटा को हमने एक नंबर में लिखा हुआ है, दैट नंबर इज दिस वन, ठीक है। और उस नंबर, वो नंबर किसके बीच में है, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, 9.7 भी आया होगा, 9.8 भी आया होगा, 10.1 भी आया होगा। उन सब का एवरेज लेकर के जब हमने एरर निकाला तब ये नंबर रिप्रेजेंट कर। क्लियर है, बोलो। तो अब कोई भी डेटा ऐसा दिया हुआ, इसका मतलब ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करेगा ट्रू वैल्यू या एवरेज वैल्यू। मैं बार बार इस पे क्रॉस कर दे रहा हूँ, वैल्यू। और अगर ये दिया हुआ है तो इसका मतलब ये एब्सोल्यूट एरर रिप्रेजेंट करा हुआ है। क्लियर। चलिए अब यहाँ से सवाल किस तरीके के आएंगे वो देखेंगे। सवाल करने से पहले हम प्रोपागेशन ऑफ एरर पढ़ेंगे कि एरर कैसे प्रोपागेट होता है एक फिजिकल क्वांटिटी से दूसरा फिजिकल क्वांटिटी में। अब समझना, हमारे पास क्या है, 2 रॉड है, अभी लिखना नहीं है, समझना है। एक रॉड है ए और एक दूसरा रॉड है बी, ठीक है। आपने क्या करा, इसका लेंथ मेजर करा, लेंथ मेजर करने के बाद आपको देखना, आपको रीडिंग आया ए प्लस माइनस ए बी, सॉरी प्लस माइनस डेल्टा ए। आपने रीडिंग लिया इस रॉड का, बहुत बार रीडिंग लिया होगा, 5-6 बार 7 बार। रीडिंग लेने के बाद आपके पास क्या डेटा निकल के आया, आपके पास डेटा निकल के आया कि इसका जो रॉड का मेजरमेंट है वो इसका ट्रू वैल्यू है और ये इतना एरर आ रहा है। प्लस माइनस अगेन मैंने बता दिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे ही आपने बी के लिए मेजर करा, बी के लिए आया बी प्लस माइनस डेल्टा बी, अगेन ये बी का ट्रू वैल्यू। और ये प्लस माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस माइनस के बाद जो टर्म है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसका एरर, ठीक है। अब आपको बोला जाए कि इस रॉड को सब्सट्रैक्ट करो, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है लेंथ का वो बताओ, या फिर दोनों का टोटल लेंथ कितना है वो बताओ, या साथ ही साथ रॉड को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो। तो होगा क्या कि अगर आप इसको ऐड करोगे तो क्या होगा, तो जो रिजल्टेंट आएगा ना, मतलब a प्लस बी जो होगा
ये a प्लस बी जरूरी नहीं है कि इसके पास बस ट्रू वैल्यू होगा, ये एरर को भी कैरी करते हुए चलेगा। सारी बात समझ में, जो एरर आपने यहाँ पे रीड करा है, मेजर करा है, वो कहाँ प्रोपागेट होगा? वो प्रोपागेट होगा ड्यू टू एडिशन, ड्यू टू सब्सट्रैक्शन, या फिर ड्यू टू मल्टीप्लीकेशन है, ड्यू टू डिवीजन। ये पूरा का पूरा एरर क्या होता है? कोई भी ऑपरेशन आप करो उसमें प्रोपागेट हो जाता है। मतलब अगर आप a प्लस बी देखोगे तो इसके साथ प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा बी भी दिखेगा। एरर क्या हो गया? यहाँ से प्रोपागेट होके कहा आ गया, जो आपका रिजल्ट है उसमें भी एरर आ रहा है। आ रही बात समझ में? इसी को बोलते हैं हम प्रोपागेशन ऑफ एरर। क्लियर है? हाँ ये लिखे थे ना, ये वाली चीज लिख लिए थे, ये वाला लिखना था जो यहाँ पे लिखा हुआ था, इसमें ट्रू वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट एरर क्या है, वो लिखना था। हो गया? हाँ सर। अगर इसी वैल्यू में, जो वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, इसमें बोला जाए आपका फ्रैक्शनल बताने का, ये बताओ फ्रैक्शनल एरर कितना है? फ्रैक्शनल एरर कितना होता है? 0.5/10 मींस 5/100। हाँ, या फिर इसको लिख सकते हो 1/20 या फिर 0.05। ये आपका एब्सोल्यूट एरर है। अगर इसी में बोलता आप परसेंटेज एरर बताओ, into तो 100, परसेंटेज एरर क्या होता है? 0.05 into 100, 0.05 into 100, इट मींस 5%। ठीक है? अब देखो, अब ऐसा तो सवाल आपसे पूछेगा नहीं कि एरर दे दिया, उससे पूछा कि बताओ फ्रैक्शनल एरर कितना है, परसेंटेज एरर कितना है, ऐसा तो पूछता नहीं है। आपसे क्या पूछेगा? प्रोपागेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम पूछेगा। इसलिए हम चलेंगे प्रोपागेशन के पास, कि प्रोपागेशन क्या होता है या किस तरीके से होता है। लिखेंगे प्रोपागेशन ऑफ एरर। ड्यू टू समेशन और सब्सट्रैक्शन। पहले हम देखेंगे समेशन और सब्सट्रैक्शन। देखिएगा, ड्यू टू समेशन को एडिशन भी बोलते हैं, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। ड्यू टू एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ड्यू टू एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ड्यू टू एडिशन और सब्सट्रैक्शन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, absolute error, absolute error, absolute error in the result, absolute error in the result, absolute error in the result is equal to sum of is equal to sum of absolute error is equal to sum of absolute error of individual quantity, absolute error of individual quantity, sum of absolute error of individual quantity। हो गया? हाँ सर। अब समझिएगा क्या हो रहा है। देखिए, समेशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, एरर क्या होगा? हमेशा ऐड होगा। एरर कभी घटता नहीं है, ठीक है ना? एरर क्या होता है? ऐड होता है। गलती करोगे तो गलती क्या होगा? ऐड होते जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे गलती करा तो उसको प्लस रखेंगे, दूसरी जगह जाके गलती करा उसको घटा देंगे और गलत गलत करके नलीफाई कर देंगे। नहीं है तो होता है ऐसा। जब भी आप एरर करोगे, एरर क्या होता है? ऐड होते जाता है। जब आप समेशन हो या फिर सब्सट्रैक्शन कर रहे हो ना, तो क्या होगा? हमेशा जो एब्सोल्यूट एरर है वो रिजल्ट में ऐड होकर के दिखेगा। ऐसा नहीं कि अगर a माइनस बी कर रहे हैं तो जो आपका एरर है वो भी डेल्टा a माइनस डेल्टा बी होगा। नहीं, एरर क्या होगा? हमेशा एब्सोल्यूट एरर डेल्टा a प्लस डेल्टा बी ही होगा, एडिशन करो या सब्सट्रैक्शन करो। क्लियर है? तो एक एग्जांपल लिखते हैं कि आपके पास एग्जांपल क्या है कि z है, z मिल रहा है x प्लस
y के y के समीशन से। x कैसे मिल रहा है, सॉरी z मिल रहा है x प्लस y के एडिशन से या समीशन से। लेकिन x के पास क्या है, x का अपना एरर है, मतलब x जो है दैट इज नॉट x, इट इज x प्लस माइनस डेल्टा x। x में क्या छुपा हुआ है, एरर लगा हुआ है। x जो है ये सीधे आप ट्रू वैल्यू नहीं पुट कर सकते हो, ट्रू वैल्यू नहीं पुट करोगे, x के साथ एरर भी है तो यहाँ को एरर उठा करके रखेंगे। वैसे अगर y का देखोगे तो y में भी क्या है, कुछ एरर है, तो y विल बी रिटन एज y प्लस माइनस डेल्टा y। तो जो यहाँ से रिजल्ट आएगा ना, समझिएगा जो रिजल्ट आएगा वो उसमें सिंपली x और y नहीं दिखेगा, इन दोनों का एरर भी दिखेगा। मतलब जो z होगा, z विल बी, समझिएगा z, इट विल गिव z प्लस माइनस डेल्टा z, वेयर क्या है, डेल्टा z जो होगा, डेल्टा z क्या देगा आपको, डेल्टा z विल बी इक्वल टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y। क्लियर है? हाँ सर। आ रही बात समझ में? क्या कर रहा हूँ, आपने क्या करा, दो क्वांटिटी को ऐड करा, तीसरा क्वांटिटी मिल रहा है, लेकिन जो दो क्वांटिटी को ऐड करा उन दोनों में एरर है, ये x का एरर, ये y का एरर। तो z जो दिखेगा वो सिंपली z नहीं दिखेगा, इट विल बी z प्लस माइनस डेल्टा z। तो दिस इज व्हाट, दिस इज एब्सोल्यूट एरर इन z। ये किसके बराबर है, सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन ईच क्वांटिटी। इसका कितना था, डेल्टा x, इसका कितना था, डेल्टा y, ऐड करा, एरर मिल गई। क्लियर? अगर इसी को आप क्या करते, सब्सट्रैक्ट कर रहे होते, आप क्या कर रहे होते, z सब्सट्रैक्ट x माइनस y होता तो भी यही सिनेरियो होता, सिनेरियो में कोई चेंज नहीं होता। x क्या दिखता, x प्लस डेल्टा x, y क्या दिखता, y प्लस माइनस डेल्टा y, z क्या दिखता, z फिर भी देखता z प्लस माइनस डेल्टा z। और कहां से आएगा, इससे और इससे आएगा। एरर कहां से आएगा, ये जो एरर है ये एरर वाले डेटा से आ रहा है। तो ट्रू वैल्यू से हम ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो ट्रू वैल्यू का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन होता है, समझना। ट्रू वैल्यू का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन होगा, बट एरर जो होगा दैट विल ऑलवेज गेट ऐड। एरर क्या होगा, हमेशा ऐड होगा। जैसे यहाँ पे जो ट्रू वैल्यू आएगा ना, समीशन के केस में ट्रू वैल्यू विल बी x प्लस y, ठीक है। सब्सट्रैक्शन के केस में ट्रू वैल्यू विल बी x माइनस y। ट्रू वैल्यू के साथ कुछ नहीं है, ट्रू वैल्यू जो नॉर्मल ऑपरेशन है उसी को फॉलो करेगा, बट जो आपका एरर है वो कौन सा रूल फॉलो करेगा, वो हमेशा ऐड ओके होगा। यहाँ पे प्लस है तो ट्रू वैल्यू जो z होगा दैट विल बी x प्लस y, मतलब ट्रू वैल्यू ऑफ x प्लस ट्रू वैल्यू ऑफ y। सिमिलरली अगर आप आपका यहाँ पे ओके, सब्सट्रैक्शन है तो दिस विल बी तो x वहाँ पर माइनस भी y। क्लियर? अभी सब्सट्रैक्शन एक होगा। एग्जांपल, ओके ओके सर। हाँ एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, सिंपल सा एग्जांपल है, लिखिएगा। इफ लेंथ ऑफ रॉड A is 10 plus minus 0.3 centimeter and length of rod B is 15 plus minus 0.2 centimeter, then find A sum of length of rods and B difference between lengths of rod। एक में क्या करना है, एक में सम करना है लेंथ का और दूसरे में डिफरेंस कैलकुलेट करना। कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आ रहा? देखो जिस क्लास का समझ में नहीं आया उसी दिन बताना, नहीं तो ऐसे पाइलअप होते जाएगा, फिजिक्स समझ में नहीं आएगा और फिजिक्स समझ में नहीं आएगा, फिर बच्चे भागने लगते हैं फिजिक्स से, ठीक है ना। बाकी क्लासेस करते हैं, फिजिक्स से क्लास नहीं करते हैं।
वो इसलिए क्योंकि हर एक क्लास का वो समझ में नहीं आता, फिर भी चुपचाप रहते हैं और उसको बर्डन करते 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 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर गायब हो जाता है, नहीं समझ में आता है। और जैसे ही 4-5 चैप्टर गायब हुआ उसके आगे का फिजिक्स पल्ले नहीं सर पड़ेगा, शाम क्योंकि फिजिक्स एक तरीके 25, से सर शाम 25 प्लस माइनस 0.5 और डिफरेंस सर 5 प्लस माइनस 0.5 0.5 गुड। बाकी लोग सर भी हाँ सर हाँ वही सही है। सर सर बोलो। फ्रैक्शनल एरर तो सर मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू का रेशियो होता है, तो यहाँ पर सर एब्सोल्यूट एरर लिखा है। हाँ यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर ही लिखा हुआ है ना, तो अभी फ्रैक्शनल का हम प्रॉब्लम करे कहाँ, फ्रैक्शनल में पहुंचेंगे अभी। यहाँ एब्सोल्यूट समीशन, वही ध्यान रखना है, समीशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं तो हमें किससे मतलब होता है, एब्सोल्यूट से मतलब होता है, ठीक है ना। अभी नो सर फ्रैक्शन मैंने की बात हम कर नो ही नहीं रहे। नो सर हाँ बोलो पिछले बोलो। वाले जो फ्रैक्शनल एरर आपने लिखा था वो सर मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू का सर रेशियो होता है। मीन और ट्रू दोनों सेम सेम चीज है ना, अगर ट्रू दिया है तो ट्रू यूज करेंगे, ट्रू तो सर नहीं दिया मीन एब्सोल्यूट एरर सर मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू का सर रेशियो होता है। नहीं समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो, सर एक बार फिर। फ्रैक्शनल एरर तो सर मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू हाँ का सर रेशियो होता है, तो यहाँ हाँ पर हाँ सर वही बोल रहा एब्सोल्यूट हूँ। एरर लिखा है। सुनो सुनो, मीन मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या होता है ना, मीन देखो वही मैं बोल रहा हूँ। मीन एब्सोल्यूट एरर, जो भी हम एरर आ रहा है ना उसको ऐड करते हैं, जो भी जैसे हमने, समझो क्या कर रहा है, जैसे हमने रीडिंग लिया 10.1 10.2 10.3 9.8, तो यहाँ से सब जो एरर आएगा वो क्या आएगा, अलग अलग आएगा। जो भी एरर आ रहा है ना, जैसे यहाँ पे आपने एरर कैलकुलेट करा, अगर आपका मीन, आपका ट्रू वैल्यू 10 है, ठीक है, तो अगर आपने यहाँ से एरर कैलकुलेट करना, समझना एरर कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 0.2, यहाँ से एरर 1 0.2 0.3, ठीक है। अब एब्सोल्यूट ये जो एरर सब एरर है ना, ये सारे इस डेटा का एब्सोल्यूट एरर ये है, इस डेटा का एब्सोल्यूट एरर ये है, इस डेटा का एब्सोल्यूट एरर ये है, ठीक है। अब इसमें कौन सा एरर हम यूज करेंगे, इसमें कौन सा एरर यूज करेंगे, तो समझना हम क्या करते हैं, इनका एवरेज मीन लेते हैं, एरर। इनका क्या करते हैं, एवरेज लेते हैं और उस एरर को मीन एरर बोलते हैं, ठीक है ना। तो वही जाकर के चेंज हो जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर में। इसीलिए मैंने समझाया समझाया क्या समझाया था तुमको, कि मैंने अगर 10 प्लस 0.5 लिखा हुआ है तो ये जो वैल्यू है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक मीन कलेक्शन एब्सोल्यूट एरर। रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी एक का डेटा रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ये जो 0.5 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 2 रेंज 3 पूरा 4, ये सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। ये जो वैल्यू है 0.5, ये जरूरी नहीं हमने इसके लिए उठा करके रख दिया, या इसके लिए ये जो 0.5 है ये कहीं दिख रहा है, 10 प्लस माइनस 0.5 लिखने का मतलब है ना, ये एक तरीके से रेंज रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे 9.8 आया, यहाँ पे 20.3 आ रहा है, तो ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसको अलग अलग लिखने से बढ़िया हम क्या लिखेंगे, एक डेटा में जब लिखेंगे तो इसको 0.5 निकालते हैं। अब ये 0.5 कहाँ से आया, ये जो 0.5 आया वो इधर से ही आया, इसका एरर निकाले, इसका क्या निकाले, इस एरर का मीन निकाल के लिख दिए, ठीक है ना। इसलिए देखो किसी किसी बुक में पढ़ोगे तो वो एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर देगा, मीन एब्सोल्यूट एरर, कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम रीडिंग लिखते हैं तो जो भी ये वैल्यू लिख रहा है ना, ये वैल्यू या ये वैल्यू, ये सबका सब क्या है, ये सबका सब मीन एब्सोल्यूट एरर ही है, क्योंकि हम एक डेटा कभी रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, हाँ सर। आ रही बात समझ में। अगर एक डेटा का लिखोगे ना, एक डेटा का, जैसे मैंने लिखता, इस डेटा के लिए 10 के लिए लिखता तो क्या लिखता, समझो क्या लिखता, 10 माइनस 0.2 लिखता, ऐसा लिखता। आ रही बात समझ में। हाँ सर। अगर मैं इस डेटा के लिए लिखना चाहता वैल्यू रीडिंग कैसे लिखूंगा, तो मैं कैसे लिखता, 10 माइनस 0.2, तो ये बेसिकली किस में कन्वर्ट हो जाता, इसमें। तो यहाँ पे देखो बस माइनस ही लिख रहा हूँ, क्या यहाँ पे प्लस माइनस ऐसा लिख रहा हूँ, नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। वैसे एक डेटा को रिप्रेजेंट करना होता, इसको रिप्रेजेंट करना होता तो मैं ऐसा लिखता 10 प्लस 0.1 लिखता, सॉरी माइनस नहीं, प्लस 0.1। क्लियर है। लेकिन जब भी हम रीडिंग लिखते हैं तो जनरली हम क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा रिप्रेजेंट करते हैं, और कलेक्शन ऑफ डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हो, प्लस माइनस लिख रहे हो, यानी ये जो वैल्यू आ रहा है ये कहाँ से आया, ये जितना भी एरर आया आप उसका मेन निकाल लो, बस काम खत्म। क्लियर है, आगे बढ़े। तो आपने कहीं पढ़ा होगा, किसी बुक में पढ़ा होगा, वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो वर्ड मैंने यूज नहीं करा, इसलिए शायद कंफ्यूजन हो सकता है। जरूरी नहीं है, वो कंपलसरी नहीं है कि हमेशा क्या हो, आप वहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर लिख के ही चलो। क्लियर है, आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ। हाँ सर। चलो यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, सम ऑफ रॉड्स निकालोगे तो क्या होगा,
सम ऑफ रूट्स जब आप करोगे मतलब a प्लस बी करना है, a प्लस बी आपको करना है, तो एक्चुअली a में क्या छुपा हुआ है, 20 a प्लस प्लस माइनस डेल्टा ए छुपा हुआ है, b में क्या छुपा हुआ है, b प्लस माइनस डेल्टा छुपा हुआ है, ठीक है। तो जो ट्रू वैल्यू है रॉड का, जो ट्रू वैल्यू है सम का, जो ट्रू वैल्यू है किसको किसको ऐड करने से आएगा, इसको ऐड करोगे, यानी यहाँ से जो रिजल्ट आएगा दिस विल बी a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी प्लस डेल्टा बी। जब ऐड करोगे दिस विल बी 25 प्लस माइनस ये दोनों 0.5 ऐड होगा 0.5, ठीक है। 0.5 ये मान लो लेंथ था, ये पहले वाले केस में। दूसरे वाले केस में होगा एल ए माइनस बी करना, तो एक्चुअली ए में आप पता है आपको क्या छुपा हुआ, बी में भी आपको पता है क्या छुपा हुआ है, तो इसको जब आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, डेल्टा ये बी। दोनों ऐड होता है, यहाँ पे कभी माइनस नहीं आएगा। तो अगर आप डिफरेंस निकालोगे मॉड रख सकते हो, मॉड रखोगे तो इट विल कम एज 5, 5 इसकी वैल्यू कितनी होगी, मॉड रख दे रहा हूँ मैं 5 प्लस माइनस 0.5, क्लियर है, ठीक है ना। हाँ तो ध्यान रखेंगे ट्रू वैल्यू का जो ओरिजिनल ऑपरेशन है वही होगा, एरर जो होगा वो हमेशा ऐड होगा। तो ये किससे रिलेटेड बात हो गया, ये बात हो गया आपका प्रोपेगेशन ऑफ एरर फॉर समेशन एंड सब्सट्रैक्ट। अब बात करते हैं डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन का। तो टाइप 2 इज ड्यू टू मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन समझेंगे क्या होता है, लिखिएगा। ड्यू टू मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, 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 फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर ब्रैकेट में परसेंटेज एरर भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल एरर ब्रैकेट में परसेंटेज एरर, फ्रैक्शनल एरर ब्रैकेट में परसेंटेज एरर इन द रिजल्ट। म्यूट कर लो, जब तक बोल रहे हैं म्यूट कर लो, डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा सा। कहाँ तक बोले थे, ब्रैकेट बोल दिए थे ना। इन द रिजल्ट, हाँ इन द रिजल्ट, इन द रिजल्ट is equal to is equal to is equal to is equal to summation of is equal to summation of is equal to summation of fractional error is equal to summation of fractional error of each quantity, fractional error of each quantity, summation of fractional error of each quantity. ये इंपॉर्टेंट है समझना। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, आपके पास अगेन जेड जो है, जेड एक्स इंटू वाई से, जेड कैसे आ रहा है, एक्स इंटू वाई से। अब समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो x है अगेन x कंटेन x प्लस माइनस डेल्टा x और y कंटेन्स y प्लस माइनस डेल्टा y। अब ये जो एरर आया ये z में भी दिखेगा, तो z का जो रीडिंग आएगा समझना, z का जो रीडिंग आएगा ये क्या आएगा, दिस विल कम है z प्लस माइनस डेल्टा z। अब समझते हैं कि यहाँ पे अगर डेल्टा z आपको निकालना है ये कैसे आएगा, तो वही मैंने लिखाया है कि दिस डेल्टा z ये डायरेक्टली नहीं आता, ये आता है फ्रैक्शनल एरर से या फिर परसेंटेज एरर से। क्या होगा, दिस डेल्टा z बाई जेड, दिस डेल्टा z बाई जेड ये क्या है, फ्रैक्शनल एरर इन रिजल्ट। समझ सर डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई बाई वाई, डेल्टा y बाई वाई, डेल्टा z बाई जेड का मतलब क्या है, डेल्टा z बाई जेड का मतलब है फ्रैक्शनल एरर इन रिजल्ट। ये z रिजल्ट है, रिजल्ट कैसे, x इंटू वाई से। तो दिस डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल टू फ्रैक्शनल
एरर इन ईच क्वांटिटी, कौन सा x एंड y, तो डेल्टा z बाई z विल बी इक्वल टू डेल्टा x बाई x प्लस डेल्टा y बाई y। मतलब अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो या डिवीजन कर रहे हो, जैसे z अभी मैंने क्या लिया, मल्टीप्लिकेशन लिया हुआ, अगर x के पास एरर है, y के पास एरर है, तो वो एरर z में भी दिखेगा। मतलब z का जो डेटा होगा दैट विल बी z प्लस माइनस डेल्टा z। तो ये डेल्टा z डायरेक्टली यहाँ से आप एब्सोल्यूट नहीं निकाल सकते हो, आपको किसके पास जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा फ्रैक्शनल एरर या परसेंटेज एरर के पास। तो फ्रैक्शनल एरर कैसे निकलता है, डेल्टा z बाई z ये बराबर होगा सम ऑफ ईच फ्रैक्शनल एरर। क्लियर है? फ्रैक्शनल फ्रैक्शन, हाँ हाँ क्लियर है? या इसको परसेंटेज भी आप बोल सकते हो, अगर इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किसमें चेंज हो जाएगा, परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। क्लियर? और वो सर z इजिकल टू z प्लस माइनस डेल्टा z में वो z रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लिकेशन के समय एक्स वाई और डिवीजन के समय एक्स बाई वाई। मल्टीप्लिकेशन के समय नहीं, अभी मैं अभी बता रहा हूँ ये जो z है, दिस z विल रिप्रेजेंट, अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करेगा x इंटू वाई, सही बोले आप। और अगर डिवीजन होता, जो अब मैं नेक्स्ट में बताता, डिवीजन होता तो ये z विल भी किसके बराबर होता है, x बाई वाई के बराबर होता। अभी मैं बता रहा हूँ वो भी टाइप, वो आपने सही बोला। अब देखो ये पहला केस है किसका, मल्टीप्लिकेशन का। अगर डिवीजन होता तो कुछ इस तरीके का होगा, डिवीजन क्या होगा, x बाई वाई, ठीक है ना, x डिवाइडेड बाय y से z मिल रहा। अब x क्या है, x इज दिस वन, y इज दिस वन, z आएगा आपका इतना। अब इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये जो वैल्यू होगा डेल्टा z बाई z इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू डेल्टा x बाई x प्लस डेल्टा y बाई y, वाले मल्टीप्लिकेशन करो या एडिशन करो, सॉरी मल्टीप्लिकेशन करो या डिवीजन करो। लेकिन यहाँ जो z आएगा इस बार किससे आएगा, x बाई y से आएगा। पिछली बार में कैसे आ रहा था, x इंटू y से आ रहा था, ठीक है ना। ट्रू वैल्यू जो आता है, समझना, ट्रू वैल्यू जो आएगा ना उसमें जो ऑपरेशन होगा वो रहेगा ही। ट्रू वैल्यू के ऑपरेशन में कभी कुछ चेंज नहीं होता है। ट्रू वैल्यू का जो ऑपरेशन है, पहले वाले में हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, तो z जो आएगा, z का ट्रू वैल्यू जो आएगा वो हमेशा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्रू वैल्यू ऑफ x1 y से आएगा। यहाँ पे z किससे आ रहा है, डिवीजन जब यूज कर रहे हैं तो ट्रू वैल्यू के डिवीजन से हमें ट्रू वैल्यू ऑफ z मिलेगा। क्लियर है? इसमें कंफ्यूजन है किसी को? नहीं सर। नहीं है ना? तो यहाँ से एक सवाल करते हैं, समझेंगे, लिखिएगा लिखना, current passing through current passing through a wire, passing through a wire is 2.5 plus minus 0.5 ampere, 2.5 plus minus 0.5 ampere, ठीक है। on application of a potential difference, potential difference 20 plus minus 0.1 या 0.1 बहुत छोटा हो जाएगा, 1 कर दो, 20 plus minus 1 volt, 20 plus minus 1 volt, then find resistance of the wire, resistance of the wire, इसका प्रूफ नहीं दे रहा हूँ कि वो क्यों फ्रैक्शनल एरर ऐड हो रहा है, उन सबका प्रूफ नहीं दे रहा हूँ, तो उसके लिए परेशान मत होना कि ये आया कहाँ से, सिंपल सा चीज है, वो आ जाता है। प्रूफ दूंगा, 5 मिनट का काम है, उसका यूज नहीं है, बस समझ लोगे।
तुम्हारे लिए अभी उसको प्रूफ, अब 12th पास आउट हो तो प्रूफ का जरूरत है नहीं, या कोई 12th पास आउट कोई है ऐसा जो जस्ट 11th पहुंचा, हाँ ऐसा सर, हो तो बता दो, नहीं है ना कोई? हाँ सर, मैं 11 में। 11 में? अच्छा चल, प्रूफ बता दे रहा हूँ, तब थोड़ा सा इजी है, समझ में आ जाएगा। ये पहले करो, सवाल करो, उसके बाद मैं प्रूफ बता दे रहा हूँ उसका क्या आइडिया है उसके बिहाइंड, कि वो x प्लस जो फ्रैक्शन एरर है वो हमेशा ऐड क्यों हो रहा है। बहुत ही सिंपल प्रूफ है उसका। हो गया? कैलकुलेट कर पाओगे इसको? देखो हाँ यहाँ सर, पे हमें क्या दियो, 8 प्लस माइनस 2 8 प्लस माइनस 2 2। ओके, 8 प्लस माइनस 2, एक बार मैं देख रहा हूँ क्या आंसर सही है। 8 प्लस, हाँ सही है ये। बाकी लोग भी 8 प्लस माइनस 2 ओम आएगा ये। हाँ 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 चलिए हाँ, बाकी 8 लोग प्लस जिन माइनस 2। सर ठीक 8 है, प्लस लोगों ने प्लस माइनस 2, ठीक है बढ़िया। अब जिन्होंने नहीं करा, अब पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग आंसर नहीं बता रहे हैं, बहुत ही इजी है। क्यों? क्योंकि समझो हमें क्या करना है, आर का वैल्यू कैलकुलेट करना है। आर होता क्या है, हमने ओम्स लॉ पढ़ा है, V इक्वल टू आई आर, मतलब पता है ना। अब ऐसा मत ओम्स लॉ ही नहीं पता है, फिर इसमें कोई मतलब ही नहीं। हाँ सर, ओम्स हाँ लॉ सर, हम पता। पढ़ाते हैं 10th में हाँ। तो आर जो होगा, आर विल बी V बाई आई। ठीक है, अब देखो दो क्वांटिटीज यहाँ पे दिए है जिनका हम क्या कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, और इन दोनों में एरर है। तो V बाई आई, आर का जो ट्रू वैल्यू है डायरेक्टली आ जाएगा। आर का ट्रू वैल्यू कैसे आएगा, अगर ट्रू वैल्यू निकाल रहे हो तो इट विल बी V 8 कितना है 20 डिवाइडेड बाई 2.5, ये 8 आ जाएगा। बट ये ट्रू वैल्यू आया, आर के साथ एरर भी आएगा। एरर कैसे निकालोगे, एरर निकालते हैं डेल्टा आर बाई आर इक्वल्स टू डेल्टा V बाई V प्लस डेल्टा आई बाई आई। ये जरूरी है, ये निकालना क्या है, बहुत ही जरूरी है, तब जाकर के आप आर का टोटल इन्फॉर्मेशन दे पाओगे। ये जो इन्फॉर्मेशन आपने दिया ये आधा अधूरा है, क्योंकि ये जस्ट ट्रू वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें एरर नहीं है। तो वो कैसे निकालोगे, अब देखो सब कुछ दिया हुआ है, तो डेल्टा आर आपको कैलकुलेट करना है। आर की वैल्यू आपने कैलकुलेट करी 8, ये बराबर किसका होगा, डेल्टा वी 1 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई वी, वी कितना दिया हुआ है 20, प्लस डेल्टा आई 0.5 डिवाइडेड बाई कितना होगा 2.5 0.5। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे कितना आ रहा है, 0.25। सिंप्लीफाई करने पे हाँ 0.25, वेरी गुड। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 0.25 आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई फर्दर करोगे तो ये 8 जाकर के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेल्टा आर विल कम एज 2 2। ठीक है ना। अब जब इंफॉर्मेशन दोगे आप आर का, इट विल बी आर इक्वल्स टू 8 8 प्लस प्लस माइनस माइनस 2। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है ना। हम एक बार और प्रोसेस याद दिला रहे हैं, क्या करना है, ट्रू वैल्यू से ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करा, ट्रू वैल्यू से ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करा, क्योंकि हमें ट्रू वैल्यू का जरूरत पड़ेगा, इसलिए वो कैलकुलेट करना जरूरी है। इधर डेल्टा आर बाई आर में ट्रू वैल्यू का जरूरत पड़ेगा, तो इधर यूज करा। ये सारी चीजें गिवन है, ये डेल्टा आर निकालना है और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ रेसिस्टेंस, आ गया आंसर। ठीक है ना। अब चलिए थोड़ा सा प्रूफ देख लेते हैं, कितना टाइम बचा हुआ है, 5 मिनट में हो जाएगा। एक के लिए प्रूफ बता रहा हूँ, दूसरे के लिए एग्जैक्ट वही होता है, उसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखो होता क्या है कि अगर आपको दिया हुआ प्रूफ में क्या है, आपको दिया हुआ है z इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, ये गिवन है। लेकिन एक्चुअली जो x है वो मैंने बताया क्या है, x आपको कैसे दिख रहा है, x दिख रहा है आपको x प्लस माइनस x डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा x और इंटू y सॉरी प्लस y माइनस डेल्टा y। डेल्टा y। ठीक है, यहाँ से जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आएगा z प्लस माइनस डेल्टा z आना चाहिए। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या क्या होता है कि अगर इसको नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करो, क्या करना है, कुछ नहीं करना, नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है। नॉर्मल मल्टीप्लाई करोगे इसको x इंटू वाई को, तो ये x इंटू वाई, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस y इंटू डेल्टा x आएगा। वैसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस x इंटू डेल्टा वाई, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, प्लस प्लस माइनस डेल्टा x इंटू डेल्टा वाई, ये आया। ठीक है ना, समझना। अब देखो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है इधर क्या लिख रहा है, z प्लस माइनस डेल्टा z। अब देखो z किसके बराबर है, z का ट्रू वैल्यू जो बराबर है वो किसके बराबर है, x इंटू वाई के मल्टीप्लीकेशन के x बराबर y है। के। ये x का ट्रू वैल्यू, y का ट्रू वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर है, z के ट्रू वैल्यू के बराबर है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। नहीं सर, नहीं।
तो ये इससे ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ या ना। जेड का ट्रू वैल्यू एक्स इंटू वाई के ट्रू वैल्यू के बराबर है, मल्टीप्लिकेशन किया। अब यहाँ से आया प्लस माइनस डेल्टा जेड। अब प्लस माइनस डेल्टा जेड जो है वो समझना किसके किसके बराबर है, वो बराबर है। अब प्लस माइनस हटा सकते हैं क्योंकि इसके पास प्लस माइनस आ रहा है, चलो लिख के ही चलते हैं। प्लस माइनस इट विल बी डेल्टा एक्स वाई इंटू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, ऐसे लिखो वाई कंफ्यूजन होगा, वाई डेल्टा एक्स और एक्स एक्स डेल्टा वाई डेल्टा वाई, इधर क्या बच रहा है डेल्टा प्लस एक्स डेल्टा डेल्टा वाई एक्स डेल्टा डेल्टा वाई। वाई। अगर आप एब्सोल्यूट निकालने जाओगे, समझना, अगर आप एब्सोल्यूट निकालने जाओगे ना तो इतना प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर आप एब्सोल्यूट निकालने जाओगे, डेल्टा जेड का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने जाओगे तो क्या करना पड़ेगा, इतना प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, तब जा करके क्या मिलेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अजम्पशन लेते हैं। ये जो भी आएगा यहाँ से क्या आएगा, उसके अंदर एक अजम्पशन है। कौन सा अजम्पशन, ये जो एरर है ना, समझना, दो एरर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो एब्सोल्यूट एरर को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर 0.2 को 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और छोटा हो जाएगा। हाँ ये एरर दोनों को मल्टीप्लाई करा और छोटा हो गया। तो हम करते क्या है ना, ये जो टर्म है इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। ये मोस्ट एक्यूरेट है। यहाँ से अगर आप एब्सोल्यूट एरर निकालना चाहते हो, दिस विल गिव द एब्सोल्यूट एरर ऑफ जेड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन कम करने के लिए हम एक छोटा सा अजम्पशन लेते हैं कि ये जो दोनों एरर आपने मल्टीप्लाई करा है, इस मल्टीप्लाई करने के बाद ये और छोटा हो जाएगा। जैसे ही मल्टीप्लाई करो क्या करेगा, और छोटा हो और जाएगा। और छोटा जैसे ही और छोटा हो गया तो इसको हम क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 कर देते हैं। मतलब क्या कर दिया हमने, नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है ना। और इसको नेग्लेक्ट करने के बाद इधर जेड से डिवाइड करते हैं, इधर भी जेड से डिवाइड करते हैं, और उस जेड को इस साइड एक्स, तो एक्स इंटू वाई लिखते हैं। समझना क्या कर रहे हैं, इधर जेड से डिवाइड करा, इधर भी जेड से डिवाइड करा, लेकिन जेड किसके बराबर है, ट्रू वैल्यू ऑफ एक्स इंटू वाई के बराबर है। इंटू वाई। समझना, इधर क्या करें, जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स या वाई डेल्टा एक्स प्लस एक्स डेल्टा वाई। इधर भी हमने किससे डिवाइड जेड किया, जेड जेड से ही डिवाइड करा है, लेकिन चूंकि ये किसके बराबर है, एक्स इंटू वाई के बराबर है, तो ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना। हाँ जेड किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो ये ऐसा लिख रहे हैं। तो अब समझना, आप सीधे साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि डेल्टा जेड बाई जेड है वो किसके बराबर है। देखो इधर से एक्स और इधर से एक्स इंटू वाई, वाई को कैंसिल आउट कर देगा। इधर से एक्स इंटू नीचे वाई है, इसको कैंसिल, या एक बार और लिख सकते हो, वाई डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स वाई प्लस एक्स डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई। इसको ब्रेक करके इस तरीके से लिख सकते हैं अलग अलग, बाद में एलसीएम लोगे हाँ ये ऐड होकर के इतना जाएगा। अब देखो वाई से वाई गया, एक्स से एक्स से गया, तो डेल्टा जेड बाई जेड बराबर डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई बाई वाई। ये आपका प्रूफ हो गया कि फ्रैक्शनल एरर इन रिजल्ट इज इक्वल टू इंडिविजुअल समीशन ऑफ फ्रैक्शन एरर, ठीक है ना। सिमिलरली आप इस डिवीजन का भी कर सकते हो। डिवीजन में क्या करना है, पावर ऊपर ले जा करके -1 लिख देते हैं, काम बन जाता है, ठीक है ना। क्लियर है। तो ये आपका एब्सोल्यूट एरर दे रहा था। एब्सोल्यूट एरर भी आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे पिछला वाला प्रॉब्लम मैंने दिया था ना, पिछला वाला प्रॉब्लम आप यहाँ से भी सीधे कर सकते हो। समझना कैसे, पिछला वाला जो प्रॉब्लम था उसमें मैंने क्या दिया था, उसमें आपको डेल्टा आर कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा आर आप कहाँ से आर कैलकुलेट करके फिर लिख रहे हो, डेल्टा आर यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा, G20 था। उसके लिए सर इक्वेशन बड़ा हो कहने का जाएगा। मतलब जो एरर इक्वेशन बड़ा हो जाएगा, आ सकता है यहाँ से ही, लेकिन हम फिर ये वाला इक्वेशन यूज करते हैं, ना कि हम यहाँ से एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। एब्सोल्यूट एरर डायरेक्टली नहीं निकालते हैं, फ्रैक्शनल एरर से फिर जाकर के एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। क्लियर है। तो ये आपका प्रूफ था। मल्टीप्लिकेशन के लिए यही प्रूफ है, डिवीजन के लिए भी यही प्रूफ है, वही सेम टू सेम चीज आ जाएगा। क्लियर, किसी को कुछ डाउट है, ठीक है ना। आज के क्लास में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। नेक्स्ट जो क्लास है एरर से रिलेटेड ही पढ़ेंगे, लेकिन उसमें हम क्या पढ़ेंगे, अगर ऐसा आ गया कि जो हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर रहे हैं जिन क्वांटिटीज का, उनका कुछ पावर आ गया, ठीक है ना। अभी हमने क्या करा, अभी हमने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करा, पावर 1 है, जैसे x का पावर 1 था, y का भी पावर 1 था, ठीक है। या जब डिवीजन करा तो x का पावर 1 या y का पावर 1 रखा। अब ऐसा क्वांटिटी हो जाए जिसमें जैसे y का पावर p हो जाए, x का पावर q हो जाए, ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करे या इन दोनों को डिवाइड करे, फिर z में जो एरर आएगा वो किस तरीके का एरर आएगा वो देखेंगे। वो कब देखेंगे, जो भी आपका नेक्स्ट क्लास है उसमें। कोई डाउट नहीं है किसी को? नहीं सर। चलो फिर
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।